ठीक है बेटा। सो मास स्पेक्ट्रोमीटर की हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर रेडियस को मेजर करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल है। तो उनमें से एक टेक्निक है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिसमें हमने स्टडी किया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की यूज करके हम मास स्पेक्ट्रोमीटर से उसका पार्टिकल का मास वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दे आर यूज टू मेजर द मास एंड चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड हैंस आइडेंटिफाई देम, पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल मास एंड चार्ज, चार्ज टू मास रेशियो जो होती है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि पार्टिकल कौन सा है। जो अगर हम मास पार्टिकल को टैग करना चाहते हैं तो पार्टिकल को टैग भी किया जा सकता है। मतलब टैगिंग मतलब होती है जैसे आपके पास बंच ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं, देयर इज क्लोरीन एटम, देयर क्लोरीन आयन आपके पास, उसके बाद फास्फोरस का आयन आ रहा है, सल्फर का आयन भी आ रहा है पीछे से। तो उनमें से एक पार्टिकल को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इलेक्ट्रो चार्ज टू मास रेशियो आप सिलेक्ट कर देते हैं अपने सेटअप के लिए, जो आपके लिए डिजायर्ड से कॉम्बिनेशन को कॉरेस्पॉन्ड करेगी। तो चाहे क्लोरीन एटम के लिए, क्लोरीन आयन के लिए आप एक चार्ज टू मास रेशियो वहां पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो क्लोरीन का आयन होगा वो टैग हो जाएगा, मतलब सिर्फ वही आगे जाएगा, बाकी सारे के सारे जो आयन्स होंगे उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। वही आयन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। तो सपोज कीजिए आपने एक इसको हम टैगिंग बोलते हैं बेटा, इसको टैगिंग का नाम दिया जाता है। सपोज करिए यहाँ पे आपने डायरेक्शन करवानी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी आपकी जो चार्ज टू मास रेशियो ऐसी सिलेक्ट की जाएगी कि इस चैनल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका जो क्लोरीन आयन है वही आपके पास यहाँ पे आ सके। सो इट इज जस्ट लाइक दैट, इसको हम टैगिंग बोलते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में ये काफी जगह यूज होता है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके हम चार्ज टू मास रेशियो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस की हुई है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर रेडियस ऑफ ऑर्बिट आपको पता है तो मास निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आपके अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है तो आपका पार्टिकल का मास निकाल सकते हैं। सो रेडियस ऑफ द सर्कुलर इंप्रेशन आपको पता होगा। उसके बाद बात आ जाती है मास डिफेक्ट की। तो आइंस्टाइन ने काफी अच्छा रिलेशन दिया था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का। ठीक है, सो इसमें से क्या निकल के आएगा कि अगर आप आपके पास मास दिया हुआ है, इट इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। अगर हम नेचुरल यूनिट में जाएं जहां पे एच क्रॉस एंड सी इज इक्वल टू 1 हो जाता है, नेचुरल यूनिट की बात करेंगे, वहां पे ई इज इक्वल टू एम के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन दी नेचुरल यूनिट लिमिट आपके पास क्या आएगा, जो मास है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाता है। मतलब मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड आपके पास एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसमें जो बेसिक निकल के बाहर आता है, जैसे जस्ट लाइक फ्यूजन रिएक्शंस। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन एंड फिशन रिएक्शन जो है, वहां पे आपको इसकी डायरेक्ट इंप्लीकेशन देखने के लिए मिलती है। इसका सबसे बड़ा फ्यूजन रिएक्शन का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है बेटा, जो आप डेली देखते हैं, दैट इज सन। तो सन जो सूरज है, हमारा सन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन हमेशा होती है, उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलके, दूसरे हाइड्रोजन आइटम के साथ मिलके क्या बना रहा है बेटा, ये हीलियम बना रहा है। वो हीलियम जैसे ही हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, वो हीलियम के साथ मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हीलियम प्लस हीलियम मिक्स होके नया साइकिल शुरू कर देगी। इसको हम CNO साइकिल बोलते हैं, कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन साइकिल। तो जैसे जैसे आपकी नाइट्रोजन हाइड्रोजन खत्म हो रही है, तो वैसे वैसे आपका हीलियम साइकिल शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन साइकिल चलते रहेंगे। लेकिन ये सारे के सारे क्या है बेटा, फ्यूजन रिएक्शन चैनल्स है। मतलब जो ए लाइट न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज होके क्या बनाएंगे, हैवियर न्यूक्लियाई बनाएंगे। सो इट इज एग्जांपल ऑफ फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शन एंड E इज इक्वल टू एम। मतलब आपका जो जो मास डिफेक्ट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। जो सन आपको शाइनिंग करता दिखता है वो इसी वजह से है कि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मास डिफेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको लिखा जा सकता है। मतलब एनर्जी को हम मास के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। So it is defined as the difference between the sum of the rest masses of all the nucleons forming the nucleus and the actual mass of the nucleus. So in terms of the nuclear mass, अगर सिंगल न्यूक्लियस की बात करें तो सिंगल न्यूक्लियस के, ये तो मैंने अभी रिएक्शन की बात की है, ये लेटर ऑन स्टेजेस में भी आएगा, E इज इक्वल टू एम सी के कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर सिंगल न्यूक्लियस की बात करें, जैसे आपके पास नाइट्रोजन का एटम है, तो नाइट्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग 7 उसका अटोमिक नंबर रहेगा और 14 उसका मास नंबर रहेगा। तो आप जिसमें 7 न्यूट्रॉन हो गए एंड 7 प्रोटॉन हो गए, अगर इन सब का आप सम कर दें, मास ऑफ 7 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ दी 7 न्यूट्रॉन्स, तो सबका जो सम करेंगे वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल मास के साथ मास मैच नहीं करेगा, उसमें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी रहेगी। सो इसको हम अगर लिख लें कि ये थ्योरेटिकल मास है, तो थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास जो रहेगा, इट विल बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ
वैल्यू, इट विल बी हैविंग सम वैल्यू, एंड इसकी जो वैल्यू है उसको हम डेल्टा एम के साथ डिनोट करते हैं और उसको लिखा जाता है मास डिफेक्ट। सो वेयर जो मासेस लिखे हैं, ये वाली टर्मिनोलॉजी दे रखी है, जो आपके एक्सपेरिमेंटल मास है माइनस जो उसका थ्योरेटिकल लिमिट जो हम प्रेडिक्ट करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा एम के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा जाता है। सो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाता है कि पैकिंग फ्रैक्शन इसको लिखा जाता है रेशियो ऑफ द मास डिफेक्ट विद द मास नंबर। तो मास डिफेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा एम है, एंड जो आपके पास मास नंबर है उसको आप कैपिटल ए के साथ लिखते हैं। दोनों की रेशियो जो है वो डिसाइड करेगी आपका न्यूक्लियस कितना डेंसली पैक्ड रहेगा। सो वैल्यू ऑफ द पैकिंग फ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द मैनर ऑफ द पैकिंग ऑफ द न्यूक्लियस विद इन द न्यूक्लियस। तो जैसे ही आपका ये डिपेंड करता है कि आउटर जो, जैसे आपका न्यूक्लियस है उसके जो ऑर्बिटल्स रहेंगे, 1s1/2 रहेगा, 1p/3/2 रहेगा, उसके बाद हायर लाइंग ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो आपको जैसे देखने के लिए मिलता है कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल होते हैं, सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर भी सिमिलर से ऑर्बिटल आपको दिखाई देते हैं, मिलते हैं। एक्चुअली देखना मुश्किल है यहाँ पे, अभी तक एटॉमिक ऑर्बिटल आप प्रॉपरली नहीं देख पाए, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी सिमिलर से ऑर्बिटल देखने के लिए मिलते हैं। उसके इनडायरेक्ट कंसिक्वेंसेस एंड इनडायरेक्ट इंप्लीकेशन और इनडायरेक्ट उसकी जो इंडिकेशन है वो आप देख सकते हैं गामा रेज की फॉर्म में या उसके एनर्जी लेवल्स की फॉर्म में। सो वैल्यू ऑफ द पैकिंग फ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द मैनर इन विच द न्यूक्लियस आर पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। द पैकिंग फ्रैक्शन कैन हैव ए पॉजिटिव वैल्यू और इवन जीरो। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपका ऑर्बिटल कौन सा है एंड कौन न्यूक्लियस सेंटर पॉइंट से कितना ज्यादा दूर है, जितना ज्यादा आपका न्यूक्लियन दूर होगा उसका उतना ही पैकिंग फ्रैक्शन कम आएगा, जब बाइंडिंग एनर्जी कम आएगी। तो डिपेंडिंग ऑन दी बाइंडिंग एनर्जी आपके कॉरेस्पॉन्डिंग पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो कुछ न्यूक्लियॉन्स आपके लूजली बाउंड रहेंगे, कुछ न्यूक्लियॉन्स आपके क्या रहेंगे, टाइटली बाउंड रहेंगे, जो मेरे कहने का मतलब है। सो इन जनरल लोअर द वैल्यू ऑफ द पैकिंग फ्रैक्शन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। जितना पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू लो रहेगी उतना ही न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। मतलब जितना ये मास डिफेक्ट कम रहेगा उतना ही आपका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल रहेगा। So the variation of packing fraction with mass number for all the known nuclei is shown like this. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला ग्राफ आपके दिया हुआ है जो पैकिंग फ्रैक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर। ठीक है, वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन as it gets lower the stability gets better. So higher binding energy, जो जितनी बाइंडिंग एनर्जी हायर रहेगी उतना ही पैकिंग फ्रैक्शन उसके लिए लो रहेगा। तो इसके कहने का मतलब ये है। उसके बाद बात आ जाती है बेटा बाइंडिंग एनर्जी कर्व की। बाइंडिंग एनर्जी कर्व की हम बात करें तो इसमें काफी सारी चीजें डिस्कस करने के लिए, जैसे हमारे पास एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की बात होती है, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? इट इज स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट फोटोन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम मान के चलते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, जो स्कैटरिंग होगी, जो इफेक्ट ये वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनसाइड द न्यूक्लियस होगा वो दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे बाइंड जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियन रहेगा वो बाउंड स्टेट में रहेगा। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियन इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक आप फंक्शन लिखते हैं फाई नॉट, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? वर्क फंक्शन का नाम देते हैं। सो दिस इज वर्क फंक्शन का नाम दिया जाता है जब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसको आप देखते हैं वहां पे। सो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे वर्क फंक्शन नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे आपके पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस आएगा। सो मिनिमम अमाउंट, कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए सो दैट यू कैन डिसइंटीग्रेट अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो हर एक ऑर्बिटल के लिए सेपरेट रहेगा। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन एटम कंप्लीटली इनटू द हाइड्रोजन एटम आर एंड न्यूट्रॉन्स। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट अ न्यूक्लियस इनटू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड इट्स बाइंडिंग एनर्जी। तो सिंपल टर्म है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। The binding energy of a nucleus is also known as missing energy. इसको हम मिसिंग एनर्जी का नाम इसलिए देते हैं बेटा बिकॉज हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल मास होता है एंड जो थ्योरेटिकल लिमिट होती है, उन दोनों में जो डिफरेंस आता है दैट इज मिसिंग। मतलब एक्चुअल में होना तो ये मैचिंग चाहिए था, लेकिन ये मैच कभी नहीं होता बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज इंप्लीमेंटेड इन फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस फॉर्म में आपका जो मास नंबर है उसको खा जाता है वो।
ठीक है जी। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल मास एंड इट्स theoretical limit, and that difference is called the binding energy of nucleus, and it is also called missing energy. This is because the source of binding energy within the nucleus is mass defect. The mass defect quantity represents decrease in mass. तो मास का जो डिक्रीज है उसको रिप्रेजेंट करती है. So if delta m is the mass defect, then according to the Einstein relation, तो बाइंडिंग एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, बिकॉज इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसको E के साथ लिखा जाता है, एंड जो मास डिफेक्ट है उसको हम m डेल्टा m के साथ लिख सकते हैं, और वी कैन से इट एज बाइंडिंग एनर्जी, एंड बाइंडिंग एनर्जी को लिख सकते हैं डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइंस्टाइन रिलेशन, जो काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है. तो एक्सप्रेशन फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनी न्यूक्लियस, तो अगर जनरल एक्सप्रेशन लिखना हो बाइंडिंग एनर्जी के लिए तो आप लिख सकते हैं, बिकॉज आपको पता है बेटा आपके पास एग्जैक्ट मास कितना है और उसकी थ्योरेटिकल लिमिट कितनी है. ठीक है जी. तो आपके पास क्या है, ये थ्योरेटिकल लिमिट आ गया माइनस क्या हो गया बेटा, आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गई, तो दोनों का आप माइनस कीजिए तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी. थ्योरेटिकल मास कैसे आएगा, Z टाइम्स मास ऑफ द प्रोटोन, एक प्रोटोन का मास निकालिए, उसको नंबर ऑफ प्रोटोन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एनर्जी बनानी है तो उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज दिस इज द मास ऑफ द प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक न्यूट्रॉन का मास लिख दीजिए तो ये हो गया टोटल न्यूट्रॉन्स का मास इनटू सी स्क्वायर, तो ये हो गया आपकी थ्योरेटिकल लिमिट. और यू कैन से इसकी जो एक्सपेरिमेंटल में लिमिट है इसको एम्परम से लिख लीजिए एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल मास, तो टोटल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दी थ्योरेटिकल एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी नोटेशन आपको यूज कर सकते हैं. प्रोटॉन्स को आप कैसे लिखते हैं बेटा, प्रोटॉन क्या होता है, इट इज वेयर हाइड्रोजन एटम, तो इसको एम ऑफ एच के साथ भी लिख सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है निगलिजिबल होता है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 0.511 MeV के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, एंड मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है इट इज 938 MeV के राउंड होता है. तो दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं बेटा, इन दोनों को चेक कर लीजिए, बिकॉज जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है काफी ज्यादा कम होता है, इसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं. इसी वजह से मास ऑफ प्रोटॉन की बजाय हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन हम ऐसा ही रख सकते हैं. सो दैट विल बी द थिंग. ठीक है, इसलिए एम ऑफ एच लिखा हुआ है रादर देन सिंपल थिंग्स. इसमें आप चेक भी कर सकते हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नियॉन 20 is 160.6 for MeV, then find out the atomic mass. अगर बाइंडिंग एनर्जी पता है तो उसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है. आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियस दिए हुए हैं, यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे आप चेक कर लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बेटा, यहाँ पे 10 प्रोटॉन रहेंगे, बिकॉज एटॉमिक नंबर कितना है 10 है. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, दैट विल बी A माइनस जेड, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 माइनस 10, ऑटोमेटिकली आपके पास 10 बच जाएगा. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास 10 हो जाएंगे, तो इसको आप कंपेयर करके चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है जी. ये आपके पास जो आपके पास रिजल्ट आना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, तो दैट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी. तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करके लिख लेना बेटा. ठीक है जी. सिंपल रिलेशन है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द केस ऑफ 35 क्लोरीन. ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा 17, एंड मास नंबर हो गया 35, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना हो गया 18 इसके न्यूट्रॉन हो गए. ठीक है, तो आपके पास मास ऑफ 1 प्रोटॉन एंड मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन दिया हुआ है, 1 एटॉमिक मास यूनिट दे रखा है. उसके कॉरेस्पॉन्डिंग AMU को आपके कैसे चेंज करते हैं, आप मास डिफेक्ट आएगा उसको 931 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो MeV से आप आपका रिजल्ट बाइंडिंग एनर्जी में आ जाएगा. तो आप चेक कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी कितनी आएगी आपकी. उसके बाद बात आती है बेटा सिंपल न्यूमेरिकल है, ये आपने BSc में भी किए हुए हैं, इसे एक बार देख लेना, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे. अब बात आती है, हाँ जी बोलो बेटा. सर ये जो इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था, तो हमने A से डिवाइड क्यों नहीं किया, ऊपर जो एनर्जी आपने निकाल लिया. देखो बेटा, आपने जो आपको पूछा जाता है कैलकुलेट दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जैसे आपको बोला जाता है वैसे ही आपने निकालना है. पर न्यूक्लियन कितने न्यूक्लियन है उसकी आप डिवाइड कर देंगे, दैट्स ऑल. बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं. सिंपल टर्म है बेटा. बाइंडिंग एनर्जी हमेशा पर न्यूक्लियन के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालते हैं, सभी न्यूक्लियंस के लिए नहीं निकालोगे, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी जो होती है उसको BE डिवाइडेड बाय A निकाला जाता है, बिकॉज दिस इज एवरेजिंग फैक्ट. मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, हम कभी भी काउंट नहीं निकालते. अगर GM काउंटर का आपने एक्सपेरिमेंट किया हो, हमेशा ही हम काउंट रेट निकालते हैं, बिकॉज अगर आप टाइम स्पेन चूज नहीं करोगे तो आपके लिए हर एक बार डिफरेंट रिजल्ट आएंगे. अगर तीसरी बार पहले 10 मिनट के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके बाद 20 के लिए किया, 30 के लिए किया, पहली बार आपकी वैल्यू 70 आ गई, दूसरी
बार 80 आ गई, तीसरी बार 90 आ गई। तो ऐसे नहीं है कि आपने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं। आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे, उसका काउंट रेट निकालोगे, कितने टाइम के लिए आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। तो दैट इज वाई हम इसको एवरेजिंग इफेक्ट निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही निकालते हैं हमेशा। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा माइंड में रखना। ओके सर। ठीक है, सो बाइंडिंग एनर्जी कर्व की बात आ जाती है। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में हम क्या करते हैं कि वेरिएशन ऑफ एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये देखो पर न्यूक्लियन लिखा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी हमेशा पर न्यूक्लियन के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालेंगे। आपको एवरेजिंग इफेक्ट देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप जनरल इफेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। एक चीज मैं और बता देता हूँ बेटा, अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहेंगे एक न्यूक्लियस के लिए आपको प्रॉपर्टीज पता है, आप दूसरे साइमल्टेनियसली नियर बाय न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी जज करने जाएंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप कभी भी डायरेक्टली इसकी रिजल्ट्स प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि इसकी प्रॉपर्टीज भी इसके जैसी ही होंगी, ऐसा नहीं है। देयर विल बी लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन नियर बाय न्यूक्लियाई। तो मैंने एक्चुअली पीएचडी की हुई है इस फील्ड में, तो आप देख सकते हैं, अगर आप मेरे रिसर्च पेपर देखेंगे इंटरनेट पे ऊपर तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने 102 सिल्वर का डाटा एनालिसिस किया है। इसकी लेवल स्कीम टोटली डिफरेंट है, इसकी एनर्जी लेवल टोटली डिफरेंट रहेंगे रादर देन 101 पीडी एंड 46 प्लाटियम के साथ। तो ये दोनों एक्सट्रीमली डिफरेंट है। फर्क कितना है बेटा, Z इज इक्वल टू 1, डेल्टा Z इज इक्वल टू 1 का फर्क है, ज्यादा कोई फर्क है ही नहीं यहाँ पे। तो ओनली एक नंबर शिफ्ट करने से आपको टोटली डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसे यहाँ पे प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम एवरेजिंग इफेक्ट निकालते हैं हमेशा, ओवरऑल इफेक्ट नहीं निकालेंगे। सो वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विद द मास नंबर इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे, चाहे BARC, अगर जैसे कुलविंदर सर ने आपको इंटरनेट आपको ग्रुप में डाला था कि BARC के लिए डिप्लोमा कोर्सेज निकले हैं रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, तो वो आपसे ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व हमेशा ही पूछेंगे जैसे ही आप वहां पे इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो मुझसे भी ये चीजें पूछी गई थी। So binding energy curve is very helpful to obtain mere information about the nuclear forces as well as the properties of the nucleus. तो basic information जो nucleus के बारे में निकल के बाहर आती है, that is provided by the binding energy curve. So binding energy curve for all known nuclei is shown here. ये तो basic information है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो NNDC की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियाई लोअर लाइंग होंगे, यहाँ पे जो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स रहेंगे वो इस केस में जो जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा रहेगी वो बीच में लाई करेंगे। जो लोअर एलिमेंट्स है वो फ्यूज करके किस साइड को जाने की कोशिश करेंगे, राइट हैंड साइड को। जो हायर लाइंग एटम्स हैं वो क्या करने की कोशिश करेंगे, लोअर साइड को आने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी किस तरफ इंक्रीज कर रही है, एट दी सेंटर। तो इस तरफ से इस तरफ आएंगे और राइट हैंड साइड से भी इस तरफ को एटम आएंगे। इसीलिए जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ मिक्स होकर किसको बनाएगी बेटा, हीलियम को बनाएगी, एंड उसको फिर दोबारा हीलियम मिक्स होकर किसको बनाएगी, कार्बन बनाने की कोशिश करेगी। सो इट विल ऑलवेज ट्राई टू फ्यूज आउट टुवर्ड्स द आयरन। अगर यूरेनियम 235 है तो यूरेनियम 235 जो है वो भी क्या करेगा, वो फिशन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो बिकॉज राइट हैंड साइड है तो ये अनस्टेबल होकर फिशन करने की कोशिश करेगा, तो बेरियम क्रिप्टॉन वगैरह यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे जो जिनका एटॉमिक नंबर लोअर रीजन में लाई करता है, यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। तो इसी वजह से क्या होगा कि राइट हैंड वाले जितने भी एटम है वो फिशन कंडक्ट करेंगे, एंड जो लोअर एंड वाले एटम है वो क्या करेंगे, न्यूक्लियाई हैं वो क्या करेंगे, फ्यूजन कंडक्ट करेंगे। इसलिए हाइड्रोजन एटम फ्यूज करता है और यूरेनियम क्या करता है बेटा, फिशन कंडक्ट करता है। इसलिए इसको हमेशा नोट डाउन करके रखना। सन की एग्जांपल हमेशा ही अपने माइंड में रखिए। किसी चीज को समझाना है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो आपको सन की एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, जो फ्यूजन का एक्चुअल कलर है बेटा वो व्हाइट होता है, बिकॉज रेडिएशन इतनी ज्यादा होती है, वो व्हाइट कलर की होती है। अगर अर्थ से बाहर जाके देखोगे तो सन प्योरली व्हाइट दिखेगा, बिकॉज अर्थ का एटमॉस्फेयर आ जाता है, इसीलिए आपको थोड़ा येलोइश दिखता है। So it is clear from the binding energy curve that for low atomic number bind with mass number less than 20, binding energy per nucleon increases very sharply. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी एकदम से राइज करना स्टार्ट कर देती है। आपको यहाँ पे किंक भी दिख रहे होंगे, जहां पे आपका शेल क्लोजर आएगा, शेल क्लोजर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इमीडिएटली बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा दिखेगी एज कम्पेयर टू अदर। This is because in this region only limited number of nucleons interact with each other. As a result, the saturation leads to the addition of new bonds which results in a sharp increase in binding energy per nucleon. तो ये चीज आप यहाँ पे माइंड में रख के चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सैचुरेशन इफेक्ट इतना नहीं होगा।
So because of the saturation of the nuclear forces take over this region, the binding energy per nucleon exhibit very sharp discontinuities corresponding to A is equal to 4n. तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, where n is equal to 1 2 3 आपको हीलियम के लिए, आपको उसके बाद बेरिलियम के लिए, आपको कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए शार्प बाउंड्रीज देखने के लिए मिलेंगी, जहाँ पे शेल इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। न्यूक्लियर रिलेटेड टू देयर नेबरिंग न्यूक्लियर, तो ये वाली एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी डिफर करेगी इन दी रॉय एंड निगम, जहाँ पे हम पढ़ेंगे शेल इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, जब हम शेल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपको डेफिनेशन जो है थोड़ी सी अल्टर करती हुई दिखाई देगी वहां पे। सो दीज न्यूक्लियर इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ मोर बॉन्डिंग स्टेट्स अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियर विद लार्ज बाइंडिंग एनर्जी का पर न्यूक्लियर। से ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज इसमें दिक्कत हो जाएगी। अल्फा पार्टिकल एक थ्योरी ये भी है कि जो बेरिलियम है वो अल्फा प्लस अल्फा से बना हुआ है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका भी 2 होता है। बेरिलियम कितना होता है बेटा? 4। ठीक है जी, ये 4 हो गया, ये 4 आ गया। हो सकता है 2 अल्फा पार्टिकल मिलकर बेरिलियम बना रहे हो, मतलब 2 हीलियम न्यूक्लियस मिक्स करके बेरिलियम बना रहे हो। इसके लिए अब इनिशियल कैलकुलेशन वगैरह भी होती हैं, वो भी लोग स्टडी करते हैं। तो ये दिस इज ओपन प्रॉब्लम। अभी तक 3 अल्फा पार्टिकल मिक्स होकर कार्बन बना रहे हैं, वो दैट इज आल्सो ओपन प्रॉब्लम। अगर किसी ने पीएचडी करनी तो इन प्रॉब्लम्स के ऊपर पीएचडी कर सकते हैं। सो इन दी रीजन आपके पास अगर जैसे मिड रेंज न्यूक्लियाई आते हैं, जिसमें जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग 20 to 60 रेंज आती है, जहां पे आपके पास फ्लैट कर्व दिखाई देती है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज स्लोली अप टू द एवरेजिंग इफेक्ट ऑफ 8.5 MeV, जहां पे आपके पास आयरन आता है। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 26 एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 55 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, 55 और 56 आएगा। इज कॉल्ड द ट्रांजिशन रीजन, इसको हम ट्रांजिशन रीजन बोलते हैं। इन द ट्रांजिशन रीजन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी अदर इफेक्ट्स लाइक सरफेस एनर्जी इफेक्ट, कूलम इफेक्ट एंड पेयरिंग इफेक्ट आल्सो टेक्स प्लेस। यहाँ पे इवन आउट इफेक्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देन स्लोली स्टार्ट्स डिक्रीजिंग बियॉन्ड मास नंबर ग्रेटर देन 60। तो इसके बाद क्या होता है बेटा? बाइंडिंग एनर्जी आपकी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज आपके पास काफी सारे कूलम रिपल्शन वगैरह भी स्टार्ट हो जाती है। तो आपके जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो आपको बल्कीनेस देखने के लिए मिलेगी। न्यूक्लियस का साइज और शेप स्फेरिकल नहीं रहेंगे, तो थोड़े थोड़े डिफरेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको काफी सारे सुपर डिफॉर्मेशन, हाइपर डिफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर देखने के लिए मिल सकती है, जैसे जैसे आप हायर मास के ऊपर जाएंगे। अगर आप 160 मास रीजन की बात करें, जैसे हैफनियम न्यूक्लियाई हो गए, ल्यूटीशियम न्यूक्लियाई हो गए, वहां पे आपको न्यूक्लियस वॉबल करता भी दिखाई देता है। जैसे हमारे पास स्पिनिंग टॉप होता है, तो स्पिनिंग टॉप जो होता है, स्पिनिंग टॉप में आपके पास ये एग्जांपल परफेक्ट हो जाती है ल्यूटीशियम की। सो बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन then slowly starts decreasing beyond mass number 60 and it decreases from 8.5 MeV to 7.6 MeV। ठीक है जी, तो अराउंड 140 मास रीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग 7.6 MeV के कॉरेस्पॉन्डिंग ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियाई इन दिस रीजन इज ड्यू टू द कूलम्बिक रिपल्शन बिटवीन दी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, बिकॉज जैसे ही आप इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिपल्शन बढ़ेगी। इसलिए जैसे ही आप एक लिमिट के ऊपर जाएंगे तो प्रोटॉन्स कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने आपको एक ग्राफ भी दिखाया था एन वर्सेस जेड, तो आपकी जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, रादर देन वो शिफ्ट करती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो बैंड है वो शिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा, तो ये वाला फिल अप होगा रादर देन दिस साइड, यहाँ पे आपको कुछ ही नहीं मिलेगा। ठीक है, okay cool, all the features in binding energy curve are explained by considering the atomic nucleus analogous to liquid drop। तो स्टार्टिंग में हम जो स्टडी करते हैं इसमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल आता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग शेल मॉडल आता है, उसके बाद में क्रैंकिंग मॉडल आता है, उसके बाद टिल्टेड एक्सिस क्रैंकिंग मॉडल आता है। तो काफी सारे बेटा यहाँ पे आपको फीचर देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे बेसिक जो स्टडी है न्यूक्लियस के बारे में, जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से इसके जनरल फीचर वगैरह एक्सप्लेन हो जाते हैं। अगर आप बताना चाहें कि ये वाले जो फीचर है वो ऐसे क्यों आ रहे हैं, ये वाले फीचर जनरलाइज फीचर यहाँ से बता सकते हैं, लेकिन जो आपके पास क्रैंकिंग इफेक्ट है वो कौन बताएगा? वो शेल मॉडल बताएगा, जहाँ पे पता चलता है कि 1s1/2 पे शेल फिल हो गया, यहाँ पे 2 न्यूक्लियन आएंगे। उसके बाद आपके पास क्या आएगा? 1p3/2 एंड 1p1/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 4 न्यूक्लियन आ जाएंगे, यहाँ पे 2 न्यूक्लियन आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 2 + 4 + 2, यहाँ पे टोटल कितने हो गए बेटा? 8 न्यूक्लियन। तो 8 के ऊपर भी आपका जो शेल है वो फिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे शेल क्लोज होता दिखाई देगा, तभी आपके पास यहाँ पे किंकिंग आती है। ठीक है, ये ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो रॉय एंड निगम ने दे रखी है, जहां पे हम शेल इफेक्ट कंसीडर करेंगे।
उसके बाद बात आती है बेटा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और दी काज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये चीज बेटा हम कल डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, आज हम यहीं तक रखते हैं। एक बार आप शेल मॉडल अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा हुआ है बीएससी में तो उसमें एक बार इसको देख लेना बुक खोल के, अगर नहीं पता चलेगा तो मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा, बेटर होगा आप उसको एक बार नजर कर ले, दैट विल बी बेटर फॉर यू। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी ने जो न्यूक्लियर फिजिक्स का जो फील्ड है वो ओपन अप कर दिया था, बिकॉज स्टार्टिंग में प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का मॉडल था जो डिस्कस किया जाता था, कि जो रुदरफोर्ड ने मॉडल दिया था स्टार्टिंग में कि प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, रादर देन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मॉडल लेटर ऑन स्टेजेस में आया था 1932 में, जब चैडविक ने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ही ये वाला मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाया था न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को, अदरवाइज पहले तो यही स्ट्रक्चर चलती थी, लेकिन ये वाला प्रॉपर नहीं था। इसके बारे में बीएससी में डिटेल में पढ़ाया जाता है, सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स?